नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ बातें बिल्कुल खुल्लम खुल्ला करते हैं और दिल्ली में तो होता ही सब कुछ खुल्लम खुल्ला है। खुल्लम खुल्ला मुख्यमंत्री कहते हैं मैं इस्तीफा दूंगा, इस्तीफा हो जाता है। वो अब आतिशी जी का नाम आगे कर देते हैं। आतिशी जी अब बस शपथ लेंगी तो वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी। अब मुख्यमंत्री डेजिग्नेट आप एक तरीके से उनको कह सकते हैं। सवाल ये है कि दिल्ली में ये सब जो बदलाव सरकार में हो रहा है, दिल्ली की सूरत हाल में ये बदलाव आपको दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? केजरीवाल साहब ने यह फैसला किया ही क्यों कि मुझे इस्तीफा देना है? अब इसके पीछे उनकी पार्टी कहती है इन्होंने तो रामचंद्र जी जैसा त्याग कर दिया। तो ये त्याग है या मजबूरी है या कुछ और है? केजरीवाल जी अचानक उनको अपनी इमेज के बारे में कुछ डर लगने लगा क्या कि मेरी इमेज में कुछ डेंट पड़ गया है, मुझे उसके लिए कुछ करना है, व्हाटएवर। इसके पीछे बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि वैसे भी कोई नेता जो कहता है सीधा सीधा तो आप उसको ले ही नहीं सकते। अब इसके पीछे जो कुछ भी है उसकी हम लोग आज बात करेंगे और हमारा ये भी फोकस रहेगा कि अब आतिशी जी मुख्यमंत्री बनी है तो कोई उनके एलजी साहब के रिश्ते इस सब के बीच में दिल्ली का जो काम सफ़र करता है जिसमें दिक्कतें आती हैं वो कुछ बेहतर होगा कि नहीं होगा। अब हालांकि ये क्लियर है, उन्होंने साफ किया है कि वो चुनाव तक की मुख्यमंत्री है, स्टिल चीफ मिनिस्टर इज चीफ मिनिस्टर। मैं आपको मेहमानों से मिलाता हूँ। आज बहुत खास मेहमान आए हैं और आपको उनकी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा, आपको एक इंसाइट मिलेगी, खासकर क्योंकि दिल्ली बड़ी कॉम्प्लिकेटेड जगह है। उमेश सहगल साहब, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी दिल्ली। सर बहुत स्वागत सर आपका, बहुत दूर से सफर करके आए हमारे आपके लिए, तो उसके लिए सर एक बार दूसरी बार धन्यवाद आपको। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उसकी तरीके शांतनु जी बहुत स्वागत है आपका। भास्कर मिश्रा, आम आदमी पार्टी एक्सपर्ट, हमारे सहयोगी, वो भी हमारे साथ हैं। आपका भी भास्कर बहुत स्वागत है। सर दो लाइनें कहने की रवायत है प्रोग्राम में, शेर कह लें कुछ कह लें, तो मैं अभी वही कह देता हूं, फिर उससे जो है हमको कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है प्रोग्राम शुरू करने का। लेकिन आज मैं ये कैविएट लगा रहा हूं शांतनु जी, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं शेर ही इतना खतरनाक है, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, शेर बहुत अच्छा है। इतना रिस्क फ्री होके बिल्कुल, मैं पहले अपने आप को अलग कर रहा हूं इससे, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। डिस्क्लेमर देके कभी आप बोलते नहीं है। शेर बहुत अच्छा है सर। कहा है किसी ने, सुनो के ताश का पत्ता बदल भी सकता है, सुनो कि ताश का पत्ता बदल भी सकता है, किसी के हाथ से कोई निकल भी सकता है। सुनो कि ताश का पत्ता बदल भी सकता है, किसी के हाथ से कोई निकल भी सकता है। मैं उसके साथ हूं अब तक इसी भरोसे पर, नकली नोट है लेकिन चल भी सकता है। मैंने किसी के लिए कुछ नहीं कहा। सर मुख्यमंत्री बदल गए दिल्ली के, तीसरी महिला मुख्यमंत्री हमको मिल गई हैं, बड़ी खुशी की बात है ये तो। खैर लेकिन कुछ फर्क पड़ने वाला है दिल्ली की गवर्नेंस पर, आपको लगता है? जो पिछले 5 महीने के मुकाबले में तो फर्क पड़ेगा। तब तो चीफ मिनिस्टर ही नहीं थे, तब तो गवर्नमेंट ही नहीं थी। हाँ जी, क्योंकि हर हफ्ते वैसे कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं, वो हो नहीं सकती थी। एक बहुत इम्पोर्टेंट कमेटी दिल्ली में भी भारत सरकार ने बनाई है, कॉल्ड द सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। सारी ट्रांसफर्स, पोस्टिंग, सस्पेंशंस वगैरह वो अथॉरिटी करती है। उसकी कोई मीटिंग नहीं हो पाई, विद द रिजल्ट के बहुत सारे सीनियर ऑफिसर पोस्टिंग के लिए वेट कर रहे हैं, बहुत सारे विभाग खाली पड़े हैं। तो डुअल चार्जेस का सारा ये है दिल्ली में चल रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो इफेक्ट होती है ना इन चीज़ों से। अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर डायरेक्टर नहीं होगा फिर भी वो चलता रहेगा। कैसे चलेगा? क्योंकि मंत्री हैं, मंत्रियों के पास भी 20-20 चार्जेस हैं, 13-13 काम तो अफसर डिपार्टमेंट्स हैं। नहीं, अफसर भी काम करेगा, मिनिस्टर भी अगर मान लो करता है तो 13-14 चार्ज एक मिनिस्टर के पास अगर हैं तो मुश्किल है ना इतने डिपार्टमेंट्स को हैंडल करना। और ये इसलिए क्योंकि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जेल में थे तो कैबिनेट की मीटिंग ही नहीं हो रही थी। हो ही नहीं सकती ना, चेयरपर्सन तो वही है और उनको कोई फाइल देखने का इजाज़त नहीं थी। और वो मिनट्स भी, वो एजेंडा भी चीफ मिनिस्टर अप्रूव करते हैं, मिनट्स भी वो अप्रूव करते हैं। जब पेपर ही नहीं देख सकते तो मीटिंग, और मीटिंग के लिए फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। जेल में उनको 2 विजिटर्स अलाउड थे, तो 2 वो भी मीटिंग के लिए, वो भी अंदर बाहर। कैबिनेट मीटिंग तो नहीं हो सकती ना, बिल्कुल, और ना हुई है। सिस्टम ये रहा कि मेरे ख्याल ट्यूसडे होता था, हर ट्यूसडे को कैबिनेट मीटिंग होती थी। एवरी वीक क्यों होती थी एवरी वीक? सडनली बिना कैबिनेट मीटिंग के अगर दिल्ली चल सकता है तो पहले क्यों हर हफ्ते होती थी? ठीक बात है। पहले के मुख्यमंत्री वगैरह बिल्कुल उनको कुछ आता नहीं था क्या? तो ज़रूरत थी ना, जितनी पॉलिसी डिसीजंस होती हैं सारी कैबिनेट में ली जाती हैं। इन्हें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सबसे क्रिटिकल जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है वो कैबिनेट है। करेक्ट। एक सिंगल मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट की ले सकता है। एक अगर प्रोजेक्ट है उसमें आपको फाइनेंस भी चाहिए है, उसमें आपको
इंजीनियरिंग के अप्रूवल भी चाहिए, उसमें आपको जो इन्वायरमेंट वगैरह है उसकी भी अप्रूवल चाहिए, 4-5 विभागों की अप्रूवल चाहिए होती है। तो जब कैबिनेट में नोट जाता है तो सब विभागों के अपने अपने व्यूज़ लिख के वहाँ आते हैं, कुछ अपोज कर रहे होते हैं, कुछ फेवर में जा रहे होते हैं। वहाँ सारे मिनिस्टर बैठ के फिर एक पर्टिकुलर पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से एक डिसीजन हो जाती है। अदरवाइज तो आपस में 5 विभाग लड़ते रहेंगे। फाइनेंस नहीं एग्री करेगा, वहाँ इन्वायरमेंट वाले एग्री नहीं करेंगे, यहाँ PWD कहेगी जी हम नहीं बना सकते इसको, हमें इतना बजट। बेसिकली 5 महीने से दिल्ली का काम ठप था। दिल्ली का काम दिल्ली का काम ठप नहीं है, दिल्ली का काम ठप नहीं है। देखिए जिस तरह ट्रैफिक पुलिसमैन है, ट्रैफिक पुलिसमैन तो उसका कोई IGC का मतलब नहीं है, वो तो अपना बेचारा खड़ा रहता है, ट्रैफिक कंट्रोल करता है। DTC के बस का ड्राइवर है, वो DTC की अपनी बसें चला रहे हैं, वो कॉर्पोरेट। जल बोर्ड के मीटर रीडर्स हैं, ये तो अपना काम करते रहेंगे ना, ये सारा सरकारी काम है, ये कोई किसी का प्राइवेट काम नहीं है, ये तो चलता रहेगा ना। ठप जो होता है वो होती हैं पॉलिसी डिसीजंस, कि आपने जिस तरह एक क्रिटिकल पॉलिसी डिसीजन जो हमारी कैबिनेट ने पहले दी थी 1-2 साल पहले, वो एक्साइज की शराब वाली, वो गवर्नमेंट की डिसीजन थी, वो कोई ब्यूरोक्रेट या सिंगल डिपार्टमेंट या सिंगल मिनिस्टर नहीं ले सकता। तो कितनी इंपॉर्टेंट डिसीजन थी, अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से कि खराब पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, उससे तो सारा पंगा पड़ा हुआ है, उसी के सारा पंगा पड़ा हुआ, मगर ये पॉलिसी डिसीजन है। करेक्ट, ठीक है। इस टाइप की पॉलिसी डिसीजन एक नहीं होती, इस टाइप की पॉलिसी डिसीजन अगर हर हफ्ते एक कैबिनेट मीटिंग होती है तो दर्जनों पॉलिसी डिसीजन होती है। आपने कैसे कह दिया, केजरीवाल साहब फाइल नहीं देख सकते थे, अपने ऑफिस नहीं जा सकते थे, कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुला सकते थे, तो ये चीफ मिनिस्टरशिप से रिजाइन करना मोर ऑफ उनकी मजबूरी दिखाई देती है ना। वो लेम डक चीफ मिनिस्टर थे, होते तो लेम डक चीफ मिनिस्टर नहीं भी होते, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि LG को तो फाइलें भेज सकते थे। जैसे 2 मंत्री उन्होंने रिजाइन किया हुआ है, उनकी रेजिग्नेशन नहीं जानी पा रही प्रेसिडेंट को, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के थ्रू जानी है, तो वो चली जाती। 2 अगर नए मंत्री बनाने होते वो भी वो बना देते, क्योंकि LG को जा सकती थी उनकी फाइलें। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस थी वो नहीं रुकती। और कैबिनेट मीटिंग्स घर में कर सकते थे, उसमें बैन नहीं लगाया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कहा था कि आप सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, घर पे तो नहीं, का जो बैन नहीं था। अगर 6 मिनिस्टर या 7 मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी है ना कैबिनेट के, वो अगर इनके घर में बैठ जाते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, तो मीटिंग होगी, कैबिनेट मीटिंग होगी, उसके मिनट्स बन गए, उसके मिनट्स बन के LG के पास जाने हैं अप्रूवल के लिए, तो वो काम चलता रहा ना, ठप तो नहीं हो गया। तो पिछले 5 महीने वाला काम नहीं रहना था, इम्प्रूव हो जाना था, डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाना था। और क्योंकि कंटिन्यूटी थी, 10 साल से एक बंदा काम कर रहा है, 10 साल से एडमिनिस्ट्रेशन की जा रही है। अब उसको पता है कि उसकी एक इक्वेशन है, अफसरों के साथ भी इक्वेशन है, अफसरों को जानता भी है, LG के साथ भी एक इक्वेशन है, सब एक चीज़ बनी हुई है ना। अब वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट पॉइंट इज कि सबको पता था, अफसरों को पता है कि ये कैसा रिएक्शन यहाँ। तो फिर उन्होंने रिजाइन क्यों किया सर? एक चीज बता दूं सर व्यूअर्स को, केवल आपने प्रोग्राम में कमेंट्स भेज सकते हैं, आपको लिखना है बस #कॉफी पर कुरुक्षेत्र, और इसको आप X पर, सोशल हैंडल पर भेजिए, हम उसकी बात जरूर करेंगे। राइट सर, क्यों रिजाइन किया केजरीवाल जी ने? इसका क्यों का मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, काफी पॉलिटिकल है ये, मगर आप थोड़ी आप बंदे हो, एक चीज कह सकता हूँ कि आज से 10 साल पहले ऐसी रेजिग्नेशन उन्होंने दी थी 49 डेज के बाद चीफ मिनिस्टर बन के। तो जब इनकी पहले 22 MLA आए थे, उस रेजिग्नेशन के बाद इनके 67 MLA आ गए थे। तो हो सकता है, मैं कह नहीं सकता हूँ किसी आदमी के सिर में क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है, इसका हम नहीं कह सकते, बट उनके सामने शायद वही हो कि एक दफ़ा रेजिग्नेशन देने से मेरे 3 हो गए MLA, अब मैंने रेजिग्नेशन दी, अब तो मेरे वैसे ही 60 हैं, तो अब तो मुझे 60 ही चाहिए, मेरे 60 ही वापस आ जाएं, 60 ही वापस आ जाए, 60 वही आपने ठीक कहा, 60 या 50 ही आ जाए। अब तो ये है ना कि उसमें खतरा लगता है सर आपको? वैसे अब मुझे तो खतरा लगता है, मगर उनको लगता है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। आपको लगता है खतरा? इम्पोर्टेंट वो है कि उनको खतरा लगता है कि नहीं, उनको ज़रूर खतरा लगता होगा, अदरवाइज ये छोड़ना नहीं था। क्योंकि आपने देखे छोड़ा, आपने कहा जी अब मैं पीपल्स कोर्ट के सामने जाऊँगा, आपका क्रिमिनल केस है ये, पीपल्स कोर्ट नहीं है, इंडिया में ज्यूरी नहीं चलती, ये नहीं है कि वोटिंग होती है कि इसने मर्डर किया कि नहीं किया। यहाँ तो एक मैजिस्ट्रेट या एक जज बैठ कर डिसाइड करता है कि आपने खून किया कि नहीं किया, आपको फांसी दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। आप वोटिंग कर लीजिए, वोट जितनी भी दे दीजिए कि इसको फांसी नहीं दी जानी चाहिए, तो फांसी फिर भी दी जाएगी। कोर्ट्स का सिस्टम है। तो जब आप वापस आएंगे
तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आपकी कंडीशंस आपके ऊपर लगाई हुई हैं तो वो हट जाएंगी क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सर, important ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये इनफैक्ट। चैनल पे हर लोग आम आदमी पार्टी के जितने इसकी प्रवक्ता बात आ रहे हैं कह रहे हैं कि ये तो वोट से फिर आ जाएंगे सीएम। अब बिल्कुल ठीक कहा सर ने कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट की जो 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 2 टिप्पणियां हैं वो तो वैलिड रहेंगी जब तक आप उसे कोर्ट से ना हटवा लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप टीवी पे बिल्कुल नहीं देखेंगे कहीं। फिर से आपके लिए बताएं भाई, सुप्रीम कोर्ट ने आज, वो चीफ मिनिस्टर थे अब तक, थोड़ी देर पहले तक उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन थी, जो आप सीएम ऑफिस नहीं जाओगे, फाइल नहीं साइन करेंगे, व्हाटएवर। अब वो चुनाव हो गया, उससे वो कंडीशंस नहीं हटेंगी। आप दोबारा भी चीफ मिनिस्टर बन जाओगे, वो तो बनी रहेंगी ना आपके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, वो कंडीशन बनी रहेंगी और उस कंडीशन को हटाने के लिए फिर से आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने वो कंडीशन लगाई ईडी वाले केस में, तो आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा और वहीं से राहत मिल सकती है इसमें। अब सर ने जैसे बताया कि भाई ठीक है, क्रिटिकल काम, बहुत इंपॉर्टेंट काम तो वो चल जाएंगे, लेकिन पॉलिसी काम सफर होंगे। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी ये शुरू से मानती रही है कि काम सफर हो रहे हैं, लेकिन एक बार अगर ये फैसला ले लिया गया कि मुझे दबाव में नहीं आना है और जनता के बीच में ये दिखाना है कि आप मुझे जेल में रखोगे तब भी सरकार चलती रहेगी, तो वही हमें प्रेजेंट करना है। और ये सब संभव इसलिए भी हो पाया कि अरविंद केजरीवाल के पास में कोई और मंत्रालय था नहीं, वो सिर्फ मुख्यमंत्री थे, उनके पास कोई मंत्रालय नहीं था। जो भी विभाग था दूसरे मंत्रियों के पास में था और वहां दैनिक काम चल रहे थे। कोई अगर पॉलिसी डिसीजन बड़ा नहीं हुआ तो उसकी तब तक जरूरत नहीं महसूस हो रही थी, और अब है, अब वो जरूरत महसूस हो रही है। क्या लाना है इनको नया? इनको लाना यह है कि दिल्ली की जनता से इन्होंने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि दिल्ली की महिलाओं को हम 1,000 रुपया प्रति महीना देंगे। ठीक है, बजट में लेके आ गए, बजट में ये पास हो गया है, अब इनको कैबिनेट में लेके आना है, तो वो सब पास करवाना वो जरूरत है। कैबिनेट की मीटिंग ही करवा नहीं पा रहे थे। हाँ, वो जेल में रह के वो नहीं करवा पा रहे थे। अब दूसरे मुख्यमंत्री जिनको बनाया गया है वो कैबिनेट की मीटिंग लेंगे, उसमें ये पास होगा और फिर उसके बाद उसको जमीन पे लाने की कोशिश। इसको आप सबसे बड़ी वजह मानते हैं केजरीवाल जी के इस्तीफे की? और नहीं, सबसे बड़ी वजह चुनाव है। आधुनिक राजनीतिक युग में अरविंद केजरीवाल किसी भी नेता से ज्यादा सोचते हैं चुनाव की राजनीति के बारे में। वो जेल में बैठ के उन्होंने ये तय किया कि विधानसभा चुनाव में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही एजेंडा मुझे सेट करना है, किसी और के ट्रैप में हमें नहीं फंसना है, और 2 साल से जो आरोप उनके ऊपर में लग रहे थे वो सब कुछ खत्म करना है। अगर किसी व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल के सामने ला दीजिए दिल्ली के चुनाव में, तो वो व्यक्ति नहीं टिक पाएगा अरविंद केजरीवाल के सामने में। और इसके साथ साथ ये भी है कि अरविंद केजरीवाल का इमेज आम आदमी पार्टी को हमेशा फल देता है, तो वो अपने इमेज पे लेके आ रहे हैं इस चुनाव को कि मैं सबसे ईमानदार हूं, कट्टर ईमानदार हूं, और इस बिना उनको, केजरीवाल जी को और पार्टी को क्या लगता है कि उनकी इमेज को नुकसान पहुंचा है? और नहीं, अभी नहीं लग रहा है उनको कि उनको इमेज को नुकसान है। हाँ, उनको नुकसान ये लग रहा है कि 2 साल से जिस तरह से कैंपेन चल रहा है उसका नुकसान हो सकता है कि चुनाव में हो। कारण अंतर देख लीजिए तो 14-15% का अंतर है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वोट में। तो उसमें अंतर का मतलब बच गया 7.5%, और 7.5% में से अगर 3-4% अगर कांग्रेस लेके आ जाए तो बीजेपी के लिए काम और आसान है। इसीलिए इस बार मार्जिन इतना बड़ा नहीं है उनके पास। और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी, यानी 3 सीट पे अगर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी तो 30 विधानसभा सीट पे उनका संगठन चार्ज हो गया है, वो लोग चुनाव के लिए लगभग तैयार हो गए। तो ये एक थ्रेट हो सकता है। इस हिसाब से पहले से ही रणनीति बना के आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में कूद रहे हैं, जिससे आगे दिक्कत ना हो। आप कहेंगे हम दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की बात ही नहीं कर रहे, अभी करते हैं, उसी पे आ रहा था। इनफैक्ट में हमारी टीम ने कमाल की लाइन देखिए लिखी, ये आपसे है। ये लाइन अपने आप में एक सवाल है। सर जी आतिशी या एलजी, कौन 1 कौन 2 कौन 3? देखिए, जब आतिशी ने जब एक तरह से मीडिया पे शुक्रिया किया, पहला जो बाइट दिया उसमें उन्होंने कहा, वही एलजी पहली बात की कि भाजपा के जो एलजी हैं उसके खिलाफ हमें काम नहीं करने दिया। मेरे ख्याल से ये जो रोना है एलजी वाला, ये नहीं छोड़ने वाली। उन्होंने पहली बार लाइन ले ली। और मेरे ख्याल से हमने कभी आम आदमी पार्टी सरकार से पहले, आप लोग सब सार्वजनिक जीवन रहे, कभी आपने सुना शीला दीक्षित और एलजी के झगड़े? कभी आपने सुना साहिब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना और एलजी के झगड़े? हमने नहीं सुना कभी। किसी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इन्होंने जो ये काम नहीं कर पाते थे, एलजी तो एलजी का जो दिल्ली का रोना है, आपने पौंडीचेरी में कभी सुना कि सीएम और एलजी, वहां पे भी यही व्यवस्था है कि यूनियन टेरिटरी है और एलजी होता है। तो अब कश्मीर भी होने वाला है। तो ये उन्होंने एक नई प्रथा शुरू करी। दो आपने सवाल पूछे सौरभ, एक तो उन्होंने रिजाइन क्यों करा और आतिशी क्यों। तो रिजाइन और ये कर सकते थे जब ये जेल में थे, तब भी कर सकते थे, लेकिन तब ये मजबूरी के रिजाइन लगते। देखो मुझे घेर दिया और मुझे जेल में रिजाइन करना पड़ा, अब बाहर आके अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अभी जो बारीकियां है ना कि वो साइन नहीं कर पाते हैं, ये जनता तक नहीं पहुंचती हैं। ये छोटी छोटी बात, भाई ये तो बाहर आ गया सीएम,
फिर भी रिजाइन कर रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि ये जो त्याग का प्रतीक है, पहले मेरी सीटें 67 हो गई थी, अभी मेरी बढ़ के आएंगी, लोगों को लगेगा त्याग है, फिर मैं छोटी मोटी गाड़ी में घूमूंगा। इसमें एक जो कैविट है वो मजेदार है, वो शीश महल छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, वो अपनी व्यवस्था छोड़ेंगे नहीं, ये मान रहे छोड़ेंगे, क्लियर है, छोड़ेंगे, और घर भी केजरीवाल वो घर छोड़ रहे हैं, ये तय है। हाँ, तो ये एक बड़ा सूचक है। अब तो गाड़ी भी बड़ी है, गाड़ी भी छुट्टी आएगी, गाड़ी भी छूटेगी, वैगन आर सब कुछ होगी, सरकारी बेची ना गाड़ी होगी नहीं वाली होगी, उनकी वैगन अपनी आर। गाड़ी होगी। अच्छा, वो जो बड़ी सी गाड़ी दिखती है वो सरकारी है। सब सरकारी गाड़ी उनके साथ काफिला चलता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ अरविंद केजरीवाल पार्टी की जो गाड़ी होगी उसमें वो चलेगा। ये अच्छा सूचक है। दूसरा है कि आतिशी क्यों, मतलब और इतने बड़े लीडर थे, गोपाल राय बगल में खड़े थे, वो क्यों नहीं, और बड़े बड़े लीडर वो क्यों नहीं, आतिशी क्यों? या तो स्केपगोट या पॉलिटिकल कैपिटल जिसकी सबसे कम हो उसे ही दिया जाए, क्योंकि ऐसे एक्सपेरिमेंट पास्ट में फेल हुए हैं। जितेंद्र राम मांझी, मतलब उन्होंने बनाया, वो खुद ही वो कहते हैं दिल्ली में स्कोप नहीं है उसका, केजरीवाल साहब की पार्टी में स्कोप नहीं है, कोई जितेंद्र राम मांझी या चंपई सोरेन निकले। तो एक तो ये कि इतना छोटा बनाओ जिसकी खुद की पॉलिटिकल कैपिटल बहुत ज्यादा ना हो, खुद अपने हिसाब से खुद पर, या ये हो सकता है। बाकी देखिए, आतिशी ने ऐसा कुछ नहीं करा जिसपे केवल टीवी पे बोलने को छोड़ के। उनके बाद जल मंत्रालय था, जल में क्या अच्छा हुआ? बिल्कुल हाहाकार मच गई। उन्होंने केवल एक चीज करी कि वो धरने पे बैठ गई, अपनी सरकार धरने पे बैठ जाए एसी टेंट में, फिर वो हॉस्पिटल चली गई, बाहर निकली व्हीलचेयर्स और खट उठ के लोगों को यही पता लग गया कि उनको कुछ हुआ भी नहीं। किस मुद्दे पे किया था उन्होंने अनशन? वही जल के पानी की समस्या को लेकर, ये कहना कि जब खुद जल मंत्री बीजेपी की सरकार हमें पानी नहीं दे रही है। कितने विभाग थे इनके पास? इनके पास अभी 13 मंत्रालय, 13 मंत्रालय। सर, एक मिनिस्टर 13 मंत्रालय देख सकता है, मतलब इफेक्टिवली? सुना तो नहीं पहले कि एक मंत्री 13 विभाग देख पाए, मगर सिसोदिया के पास ज़्यादा थे। जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तो उनके पास ज़्यादा विभाग थे। अब यहाँ एक ऐसे चीफ मिनिस्टर आए जो अपने पास विभाग नहीं रखना चाहते हैं। आज तक सुना है कभी आपने कैसा चीफ मिनिस्टर है जिसके पास कोई विभाग नहीं है? तो इसके पीछे क्या इंटेंशन है, इसमें मैं कमेंट नहीं करूँगा। विभाग ना रखने पे क्या कंटेंशन है? लेकिन बहुत ही यूनिक है सर, मतलब चीफ मिनिस्टर अपना विभाग क्यों नहीं रखेगा? विभाग बहुत यूनिक है। क्यों नहीं रखी? कोई मीनिंग नहीं है इसमें यही मीनिंग है कि मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो इंडिविजुअल मिनिस्टर्स की होगी। अगर कोई गलती हो जाती है, गड़बड़ी होती है, मैं उनको पकड़ूंगा। अब ये बाई चांस एक सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन उन्होंने कह दिया कि पार्टी के अगेंस्ट है, तो पार्टी के प्रेसिडेंट को क्यों नहीं पकड़ते? अब इन्होंने कहा ना कि वो पैसा जो है पार्टी ने हुआ इलेक्शन में खर्च किया। तो सुप्रीम कोर्ट एक जज ने कमेंट किया, तो अगर ऐसा होता तो तुमको पार्टी का जो हेड है उसको भी मुलजिम बनाना चाहिए। वो इनको मौका मिल गया और इन्होंने केजरीवाल को पकड़ लिया। अदरवाइज ये कहीं नहीं, किसी केस में पकड़े नहीं जाएंगे। इवन जो इनके अपने घर का केस है, जो उसमें भी पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर पकड़े जा रहे हैं कि आपने 1-2 हज़ार कम करके सैंक्शन दे दी, जबकि आपको जाना चाहिए था फाइनेंस में, आप नहीं गए, आपने खुद सैंक्शन कर दिया। 10 लाख या 10 करोड़ आपकी पावर, 10 करोड़ से नीचे की पावर आप कर सकते हैं, आपने 10.5 करोड़ करके सैंक्शन कर दिया। वो अभी जांच में फंसेगा तो अफसर ही फंसेगा। अफसर ही हो गए ना उनके अगेंस्ट चार्जशीट हो रही हैं, उनको तो मिल गए। इनके खिलाफ कुछ नहीं, ये थे ही नहीं, इनके खिलाफ इन्होंने किया ही कुछ नहीं। आप रह रहे हो घर में, आप चीफ मिनिस्टर हो, अगर वो चीफ इंजीनियर बोले, इनके कहने पे हम ये कहा गया था कि वहाँ 250 पेड़ कट गए, तो 250 पेड़ जिसने काटे वही जवाब देगा ना। चीफ मिनिस्टर तो जवाब दे। मेरे घर पे आप पीडब्ल्यूडी काम कर रही है, मैं एज्यूम करता हूँ कि जो भी कर रही है अकॉर्डिंग टू नियम कर रहे हैं। मैं उनके फाइलें थोड़ा देखता हूँ बैठ के, कम से कम अदालतों में मैं यही कहूँगा कि इनका प्ली ये होगा, हाँ आप ठीक ही कर रहे होंगे, तो जवाब तो वो देगा ना जिसने पेड़ काट दिए। तो आप ये देखिए कि विभाग ना रखने का मकसद ये हो सकता है, अब है कि नहीं है मैं कह नहीं सकता हूँ, मगर एक ही चीफ आप इसके सर सॉरी आपको रोक रहा हूँ बीच में, एक्साइज मामले में भी आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा इनके खिलाफ, इनके खिलाफ कुछ मिलेगा नहीं। हो तो गया, एक्साइज पॉलिसी में सीबीआई में भी फंसे हुए हैं और ईडी में भी फंसे हुए हैं। नहीं, वो आपने कहा ना वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पार्टी के चीफ हैं, इसलिए तो इसीलिए फंसे हुए हैं ना। एज चीफ मिनिस्टर कुछ एज चीफ मिनिस्टर थोड़ी फंसे हुए हैं, एज पार्टी चीफ उनके अगेंस्ट केस है। एज पार्टी चीफ आपने अपनी चीफ मिनिस्टर की पोजीशन मिसयूज की, चीफ मिनिस्टर की मिसयूज की। जो नोट चेंज किया था एक्साइज कमिश्नर का, वो तो सिसोदिया ने किया था, इन्होंने थोड़ी किया था। पता है ना आपको वो केस? एक नोट बना एक्साइज पॉलिसी का, एक्साइज कमिश्नर ने बनाया, तभी तो वो बच गया। उसने बना के आपको भेजा, आपने उस नेट को बदल के एक दूसरा नोट अपने कंप्यूटर में बनाया और उसको डाल दिया, और वो चीफ मिनिस्टर के यहाँ जाके अप्रूव हो गया और कैबिनेट में अप्रूव हो गया,
और फिर एलजी को चला गया, वहाँ अप्रूव हो गया। पॉलिसी बन गई। जब पता चला, जब एक्साइज कमिश्नर्स को सस्पेंड करने वाले थे, उससे पूछा इन्होंने, उसने कहा मेरा नोट तो ये है, ये मेरे कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, मैंने तो ये नोट भेजा है। इनके कंप्यूटर जब सीबीआई ने सीज किए तो इनको वो नोट मिल गया जो इन्होंने चेंज किया था। तो सिसोदिया फंसे ना, उसमें केजरीवाल का क्या रोल है? सर इस पॉलिसी में अभी इतना लंबा इसका केस चल गया, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई सब हो गया, आपने तो दिल्ली की हर विभाग, सारी फाइलें सब आपको पता है क्या होता है उसमें, आपको कोई देखते ही किसी को कोई मैलिफाइड इंटेंशन नजर आता है क्या? शुरू से ही मैलिफाइड इंटेंशन है। अच्छा। दिल्ली में जब मैं डीएसआईडीसी का चेयरमैन था, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 70s 80s की, 80s की, जिसमें excise आता है, तब excise करना तब पड़ता है, ये शराब टेक ओवर हुआ था। क्या हुआ था, यहाँ एक साइड ट्रेजेडी हो गई थी, लोग की डेथ हो गई थी। जो IMFL की दुकानें हैं वो पुरानी चल रही थी, 6-7 थे कनॉट प्लेस में, 2-4 थी चांदनी चौक में, 11 दुकानें थी। वो उनकी स्ट्रॉन्ग लॉबी थी। उस ज़माने में रूमर ये है कि इनसे कोई बड़ी ब्राइब मांगी गई थी, नहीं तो उन्होंने कहा था हम इसको गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी। ऑक्शन के फेवर में तब गवर्नमेंट नहीं थी, क्योंकि ऑक्शन जो होती थी एक्साइज की, कंट्री लिकर की होती थी, उसमें 2-4 डेथ्स हो गई थी। तो उस पर जो जुडिशियल इंक्वायरी हुई थी, उन्होंने कहा था ये ऑक्शन सिस्टम ही गलत है, तो ऑक्शन नहीं कर पाए वो। तो उन्होंने फिर गवर्नमेंट के टेक ओवर कर दिया। ठीक है। गवर्नमेंट शॉप टेक ओवर करके 4-5-10 की जगह पे 500-600 दुकानें चल पड़ी। तो उसमें DSIDC का भी रोल था, हम लोगों ने भी बहुत सारी दुकानें बना दी थी। तो वो सिस्टम चल रहा था। उस सिस्टम में क्या था कि उनका मार्जिन फिक्स था। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, पहले 50 पैसे होता था एक बॉटल पे, पूरी समझिए 500 रुपए की बॉटल है, इनको 50 पैसे मिलता था। वो भी काफ़ी बन जाता था क्योंकि सेल बहुत ज़्यादा। और जो एक्साइज जो होलसेल का था, होलसेल का रेट एक्साइज कमिश्नर फिक्स करता है। अच्छा। कितने पे आएगी सारा देख के, बड़ा पुराना सिस्टम है ये, एक्साइज कमिश्नर फिक्स करता है एज पर एक्साइज एक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अब एक्साइज कमिश्नर रेट तो फिक्स करे, बट जब ऑक्शन हो रहा है तो मैंने तो आपको 50 लाख रुपए दे दिए ना, तो मुझे वापस भी तो लेने हैं, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मुझे किस रेट पे मिलेगा। तो इन्होंने तब 5% को जो एक्साइज कमिश्नर ने रेकमेंड किया था उसको 12% कर दिया। वो कैबिनेट ने अप्रूव किया हुआ है। तो वो चीफ मिनिस्टर महोदय से पूछा जा रहा है कि आपने कैसे कर दिया ये, जब एक सिस्टम चला आ रहा था एक्साइज को, जो ये लोग थे इनको 12% कमीशन मिलती थी और जिस रेट पे खरीदते थे उसी रेट पे बेचना पड़ता था। अब समझ गए, मैंने समझ गया। कंपनी से खरीदा 10,000 का, तो यहाँ मैंने 10,000 प्लस 12% पे दुकानों को बेच दिया। दुकानों की प्राइस कोई नहीं है, अब फिक्स्ड ही नहीं है, अब किसी पे बेचिए, तभी उन्होंने फ्री देना शुरू कर दिया। ठीक है। तो आप मोटे, तो आपने कहा कि भाई इसमें तो नियत शुरुआत से गलत, शुरू से ही गलत लगती है। ठीक है। ठीक है, नहीं थी, लगती है, कहना बहुत मुश्किल है, लगती है। और उसके बाद जो हुआ उसे तो ये चीज़ प्रूव हो गई। अब आपने एलजी ने जब अप्रूव किया तो उसने लिखा कि जो नॉन कंफॉर्मिंग एरियाज हैं, जहाँ दुकानें नहीं बन सकती, वहाँ आप MCD की अप्रूवल लेके खोलेंगे। तो 250 ऐसी दुकानें थी, ऑक्शन हो गई, MCD ने अप्रूवल दी नहीं, जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने अप्रूवल नहीं दी नॉन कंफॉर्मिंग एरियाज में चलाने की। फिर जो रेजिडेंशियल एरियाज में थे वो भी कईयों में परमिशन नहीं मिली। हुआ क्या कि 700 दुकानें ऑक्शन हुई, चली सिर्फ 400। डिमांड तो वही दिल्ली की है, दुकान का क्या फर्क पड़ता है, दिल्ली में सबके पास कार है, स्कूटर है, बाइक है, 5 तो पास जाके वहाँ से खरीद ली। अब वहाँ क्योंकि इंसेंटिव देने शुरू कर दिया उन्होंने कि हमारे से ज़्यादा खरीदें, जिससे जितनी खरीदेंगे उसको उतना प्रॉफिट होगा। तो ये सारी को पहले देख नहीं सकते थे इसको। करेक्ट। मुझे तो तब भी याद है कि इस टाइप के इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया था, तो मैंने यही चीज़ें कही थी कि ये बहुत बड़ा खतरा है इस चीज़ में। प्राइस फिक्स्ड होती थी, पहले अलाउड नहीं था कि आप फ्री बेच सकें। ठीक है आप तो अगर फ्री बेचना शुरू करोगे तो देखो फिर क्या होगा, क्या रिजल्ट निकला उसका। बिल्कुल ठीक। सर एक चीज और आपसे ये समझिए, ये दिल्ली में एलजी और ये सीएम का झगड़ा जो है क्या है, इसकी जड़ में क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है, वो असल बॉस कौन है दिल्ली का, एलजी की सीएम? नहीं, एक्ट तो कहता है कि एलजी। ओके, क्लियर है, एक्ट में क्लियर है। एक्चुअली देखिए, अगर दिल्ली की हिस्ट्री देखिए, पहले 1951 में ब्रह्म प्रकाश थे चीफ मिनिस्टर दिल्ली के। दिल्ली वॉज अ पार्ट सी स्टेट, पार्ट सी स्टेट्स होते थे उस ज़माने में, तो ये पार्ट सी स्टेट थी। ब्रह्म प्रकाश चीफ मिनिस्टर थे। ब्रह्म प्रकाश की जो उस ज़माने के होम मिनिस्टर थे, सेटिंग
उनसे टकराव हो गया। टकराव हो गया तो 1923 में 53 में दिल्ली की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया एंड सेंटर टुक ओवर। सेंटर का तब चीफ कमिश्नर होता था दिल्ली में। अच्छा जी। आबादी बहुत कम थी, आबादी मेरे ख्याल 15-20 लाख की थी उस ज़माने में। तो चीफ कमिश्नर का प्रोविंस मोरलेस दिल्ली बन गया। उसके बाद डिमांड होने लगी कि पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव भी तो होना चाहिए ना। फिर इन्होंने कहा कि हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली बना देते हैं, उनको काफ़ी रोल दे देते हैं ताकि जो बेसिक काम है वो एमसीडी कर सके। तो 1965 में या याद नहीं मुझे साल, एक एमसीडी बन गई। एमसीडी की इलेक्शन होती थी तो पॉलिटिशियंस में घर गए, फिर भी डिमांड होने लगी। फिर इन्होंने दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाई। मेट्रोपॉलिटन काउंसिल डिबेटिंग सोसाइटी थी। काउंसिल में इतने ही एमपी थे, मेरे काउंसलर थे जितने अब एमएलए हैं, मगर ना कोई एक्ट पास कर सकते थे ना कुछ कर सकते थे। सिर्फ डिबेट कर सकते, रेकमेंड कर सकते थे पार्लियामेंट को कि ये आप एक्ट पास कर दीजिए। कंपलसरी नहीं था पार्लियामेंट के लिए, वो अब भी नहीं है बाय द वे, कि आप असेंबली या उसकी वेट करें। आप अपने आप लॉ पास कर सकते हैं। ठीक है सर। कॉन्स्टिट्यूशन। तो असेंबली फिर कब मिली? उसके बाद वही बोल रहा हूँ, उसके बाद फिर ये दिल्ली की आबादी बढ़नी शुरू हो गई। चरण सिंह जैसे लोग चीफ मिनिस्टर बन गए, उन्होंने कहा जी दिल्ली का हिस्सा, दिल्ली को उसका हिस्सा, वेस्ट यूपी का हिस्सा बना दीजिए, वेस्ट यूपी को पूरी स्टेट में। काफ़ी मतलब पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस हो गई। तो इन्होंने दिल्ली में इन्होंने एक कमेटी बिठाई, सरकारिया कमीशन थे शायद। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली को हम स्टेट, और बीजेपी पावर में आ गई या जनता में आ गई, जो भी था उस ज़माने में बीजेपी थे शायद। तो ये पावर में आ गए। इनकी बहुत पुरानी डिमांड थी स्टेटहुड की, शुरू से ये डिमांड कर रहे थे। तो स्टेटहुड दो, स्टेटहुड दो, तो अब देनी पड़ गई। अडवाणी जो दिल्ली से मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के चेयरमैन थे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए। अडवाणी जी जो पहली म्युनिसिपल मेट्रोपॉलिटन, उसके उनका पहला पॉलिटिकल करियर लालकृष्ण अडवाणी का वहीं से शुरू हुआ। नॉमिनेटेड काउंसलर थे वो। सर सॉरी, सर टाइम कम रह गया। वो जो आप कह रहे थे, आप क्योंकि मैं जल्दी से खत्म कर देता हूँ। तो आपके सरकारिया में अब प्रॉब्लम ये हुई कि दिल्ली में एम्बेसीज हैं, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली में दुनिया भर के एमपीज हैं। सिर्फ दिल्ली के तो 10 या 17 एमपीज हैं, बाकी सब तो बाहर के हैं ना। अब वो कहते हैं कि हम किसी लोकल गवर्नमेंट के तहत क्यों हों, वो 140 लगा देती हैं, हम पार्लियामेंट ही ना अटेंड कर पाए। तो ये डेंजर था। फिर उन्होंने कहा जी न्यू दिल्ली को अलग कर दो। न्यू दिल्ली को अलग कर दो तो पार्लियामेंट, ये जो है हमारा कनॉट प्लेस अलग हो गया। उस ज़माने में सेल्स टैक्स मेन रेवेन्यू होती थी जो चांदनी चौक और कनॉट प्लेस से आती थी। चांदनी चौक का ये हुआ कि प्रेसिडेंट कैसे जाएंगे दूसरी स्टेट में झंडा फहराने, सॉरी प्राइम मिनिस्टर जाते थे, लाल किला कैसे जाएंगे? लाल किले जाते थे। प्राइम मिनिस्टर दूसरी स्टेट में जाएगा क्या झंडा फहराने? तो अंदर की बातें बता रहे हैं। वो भी बाहर रखो, तो सारा ही बाहर रखो तो बचा गया। और सौरभ, ऐसा आप चाहे आप वाशिंगटन डीसी चले जाएं, लंदन के जो एरिया हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई इकाई उसे गवर्न करती है, वर्ड ओवर है सर। अब मैं कह रहा हूँ ब्रह्म प्रश्न पूछ लेते हैं, यक्ष प्रश्न। केजरीवाल जी जैसा कोई हुआ है क्या? न भूतो न भविष्य। सर ने आंख बंद करके। देखिए केजरीवाल वहीं उसी कॉलेज गया है जिसका मैं पढ़ा हूँ। क्या बात है। और हमारे लिए मैटर ऑफ प्राइड था। पूरी हमारी एसोसिएशंस वेरी हैप्पी कि एक पढ़ा लिखा आदमी इंजीनियर जो कि आईआईटी खड़गपुर की बात करें, हमारे भी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर। तो ये हम लोग जब ये पावर में आए तो हम लोग सारे बड़े खुश हुए। हाँ जी। बट उसके बाद जब ये पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करने लगे फिर थोड़ा दुख हुआ, खुशियाँ कम हुई। थोड़ा ही पहले दुख हुआ, फिर खुशियाँ कम हुई, फिर गुस्सा शुरू हुआ। आप सारी हमारी वो देख लीजिए। अब आप इस वक्त कौन से फेज में चल रहे हैं? गुस्सा। अब इस समय हम गुस्से के फेज में, गुस्से के फेज। कि हमारी इंस्टीट्यूट जिसके लिए हम इतनी प्राइड है हमारी, और ये हमारी जो अलमनाई एसोसिएशन है उसके भी मेंबर नहीं है। आपको सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आता है केजरीवाल जी की? जो सबसे बड़ा गुस्सा ये होता है कि इतने पढ़े लिखे आदमी आप अब सेंट्रल सर्विसेज में पास हो गए हैं और आप एज ए पॉलिटिशियन क्यों बिहेव कर रहे हो? तो ही इज अ पॉलिटिशियन सर। नो, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। आई एम सॉरी, ही इज अ गुड मैन हु हैज बिकम अ पॉलिटिशियन। So politicians are not supposed to be good men. He is a politician like Jawaharlal Nehru. He is a politician like Mahatma Gandhi. He is a he should be. ये भी तो politicians थे। वैसे बने। महात्मा गांधी politician नहीं थे, प्रिंसिपल तो थे उनके ना। ऑनेस्ट नहीं है आपको लगता है या ऑनेस्ट? अब नेताजी भी ऑनेस्ट है केजरीवाल। देखिए इतनी देर में अगर आंसर आया तो मतलब उसका आंसर सर आप दीदी आंसर अब आप क्या कहना चाह रहे हैं?
सर मैं इंतजार कर रहा हूँ। आप इंतजार कर रहे हैं, आप इस तरह सोच रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट भी हूँ, मैं मैजिस्ट्रेट भी हूँ, मैं जज भी हूँ। नहीं, वो आपकी राय बात रहे। मेरी राय में मैं कोई राय नहीं दे सकता, मेरे से कोई पैसे नहीं मांगे गए, ना मैंने किसी को पैसे दिए। हाँ, गवर्नमेंट कितनी डिसऑनेस्ट। नीयत अच्छी है किसकी? केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी आपके देखिए, कहते हैं गुड इंटेंशन पाथ टू हेल्प। इंटेंशन से कुछ नहीं होता। पॉइंट इज आपका रास्ता कहाँ जा रहा है, हेवन में जा रहा है कि हेल में जा रहा है। अगर आपका रास्ता हेल में जा रहा है तो आपकी गुड इंटेंशंस को मैं क्या करूँ। यू कैन बी वेल इंटेंशनड बट उससे कुछ होता नहीं है। समझ लगा आपने सभी तो कह दिया आज। सभी कह दिया, सभी बाकी कह दिया चुप रह सबने। के कह दिया, कुछ चुप रह के कह दिया। 2 सवाल हमारे व्यूअर्स ने भेजे, दिखा दिए जल्दी से, दिखा दीजिए। मैं 30 सेकंड में अपने व्यूअर्स का सवाल ले लेता हूं जरा, नहीं तो बहुत जाती हो जाती है। शंभू शरण सिंह कह रहे हैं कि केजरीवाल पर दिल्ली की 7 सीटें लोकसभा में हारने का असर है ये। और नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। नहीं मानते? नहीं, इसलिए कि लोकसभा चुनाव का परिणाम कुछ इसी तरह से आएगा, ये उनको भी पता था, लेकिन विधानसभा का चुनाव बिल्कुल अलग होता है। मयंक उपाध्याय पूछ रहे हैं क्या आतिशी जी में चंपई सोरेन नजर आ रहे हैं आपको? मेरे ख्याल से नहीं, नहीं होना ना दिया दिल्ली में। इसलिए गया है आम आदमी कि पार्टी छोटे ऐसी कैडर नहीं के- है छोटे कि वहाँ कैडर। पे कोई दूसरा चंपई सोरेन बन जाए। तो जाते जाते 2 लाइन और कह देते हैं। आज पता नहीं क्यों ऐसे ही शेर टकराए मुझे, मैंने नहीं चूज किए, टकराए हैं ये। दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। ठीक है, दिल्ली में तो ऐसे ही होता है, दिल्ली में करामातें ही होती हैं। लेकिन अब तो सीटें बहुत आ गई हैं। आधा कैबिनेट तो जेल जय में। सर ने कहा ये तो कोर्ट देखेगा, और जनता जो है वो कोर्ट नहीं है, जनता अदालत नहीं है। तो बिल्कुल ठीक कहा, जनता चुनाव में जिता भी सकती है, हरा भी सकती है। वो उससे जो आरोप आपका है और अगर जनता उससे कोई कोर्ट लेना है, देना नहीं। 2024 में जनता ने कोर्ट दिखा दिया ना, 7 सीट हरा दी। अगर वो जनता कोर्ट है तो। हाँ, ये आपके ऊपर मैं वो आउट ऑफ सिलेबस सवाल उनका है। चुनाव का नारा था कि उससे- जनता मुझे बताएगी और मुझे जेल ये के सवाल अंदर आउट ऑफ सिलेबस है, नॉट अलाउड टू आस्क। ओके। बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा सर, बहुत मजा आया, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा हमसे बात करके। शांतनु जी बहुत शुक्रिया आपका, भास्कर थैंक यू सो मच।